दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं हीरा परिहार। आप सभी लोगों का देशभक्ति डायलॉग पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अग्निवीर के मुद्दे पर। दोस्तों जहां अग्निवीर के मुद्दे को विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है, संसद से लेकर रोड के गलियारों तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, वहीं सरकार इसमें लीपापोती करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों अब सरकार ने, जब विपक्ष ने जोर शोर से इसका मुद्दा संसद में उठाया, सरकार जो है इसमें इस प्रावधान पर बदलाव करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर जैसे मुद्दे पर वो पीछे नहीं हट रही है। वो अग्निपथ स्कीम को नहीं बदलना चाहती है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कल बीते दिनों में जो इस ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेन करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया के द्वारा मीडिया में इंटरव्यू दिए गए, जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और इत्यादि के द्वारा ये बताया गया कि जो अग्निवीर 4 साल बाद बायोडेट डिस्चार्ज होंगे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से, तीनों सेनाओं से, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी से, उनको 10% इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, जिसमें फिजिकल में रिजर्वेशन, एज में रिलैक्सेशन, एज के रिलैक्सेशन फर्स्ट स्लॉट में 5 ईयर्स तक देने की बात कही है और नेक्स्ट ईयर से 3 साल तक की छूट देने की बात की गई है। दोस्तों उन सभी का मैंने एक कैलकुलेशन तैयार किया है। डिफेंस फोर्सेस में जितने अग्निवीर ज्वाइनिंग हुए थे, रिक्रूटमेंट हुए थे, ज्वाइनिंग लिए थे, उन सब का मैंने एक डेटा, एक कैलकुलेशन तैयार किया है। कितने लोगों ने इसमें ज्वाइनिंग ली थी अप्रॉक्सीमेटली, उसके आधार पर कितने लोग बायोडेट डिस्चार्ज किए जाएंगे और कितने लोग सिलेक्शन लेंगे, उनके आधार पर मैंने एक डेटा तैयार किया। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जिसमें रिजर्वेशन देने की बात कही गई है, उसका भी मैंने एक कैलकुलेशन तैयार किया गया है। जितने भी हमारे फोर्सेस हैं पैरामिलिट्री के, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका मैंने कैलकुलेशन किया है। दोस्तों आप भी इस कैलकुलेशन को जरूर देखें और उसके बाद अपनी राय दें कि मैंने कहीं कोई गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर ली, और अगर उसमें सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर मैं उसमें रिसर्च करके उसमें सुधार करूंगा। वैसे मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली लगाया है। जहां अग्निवीर के शहादत पर भेदभाव किया जा रहा है, जहां एक सैनिक को जो फैसिलिटी मिलती है वहां उस अग्निवीर को वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। इवन जब वो सर्विस दे रहे होते हैं तब भी उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। जब उनकी शहादत हो जाती है तब भी उनमें उनके शहादत पर भेदभाव होता है। दोस्तों इस पर भी सरकार को जरूर, इस प्रावधान को जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि शहादत तो दोनों की होती है। कोई शहादत की बड़ी और कोई शहादत छोटी नहीं हो सकती है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। दोस्तों अब आते हैं, ज़्यादा बातचीत न करते हुए कैलकुलेशन पे आते हैं। मैंने ऑर्गेनाइजेशन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को लिया है। इसमें डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के तीनों को ले रखा है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का मैंने तीनों को ले रखा है, इंक्लूडिंग फीमेल। फर्स्ट स्लॉट में जब 2022 में जब रिक्रूटमेंट हुई थी, तब उसमें 40,000 के अप्रॉक्सीमेटली इंडियन आर्मी ने ज्वाइनिंग दी थी एज एन अग्निवीर। वहीं एयरफोर्स का मैंने इसमें अंदाजा लगा रखा 3000 और नेवी का भी मैंने इंक्लूडिंग फीमेल इसमें 3500 का एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर रखा हुआ है। परमानेंट एम्प्लॉय इन डिफेंस फोर्सेज, जैसा कि कहा गया है कि 25% जो है परमानेंट होंगे और 75% बायोडेट डिस्चार्ज किए जाएंगे। जब ज्वाइनिंग होंगे तो वॉलंटियर होंगे और जब डिस्चार्ज किए जाएंगे तो बायोडेट डिस्चार्ज किए जाएंगे। सभी सेनाओं का जो है 25% रहेगा ज्वाइनिंग। सिलेक्टेड एज परमानेंट 10,000 जो है, अगर 40,000 का हम 25% निकालते हैं तो 10,000 बनते हैं, तो इंडियन आर्मी का सिलेक्शन रेशियो 10,000 रहेगा। अगर 40,000 अगर ज्वाइनिंग लिए हैं, रिक्रूटमेंट हुए हैं, जिसमें से बायोडेट डिस्चार्जिंग होंगे 75%, तो 30,000 सीधे डिस्चार्ज होते हैं 4 ईयर्स के बाद। यानी कि टाइम होने वाला है 2022 के बाद, लगा लो कितना टाइम बचा है। वैसे इंडियन एयरफोर्स की बात देखें तो 875 सिलेक्शन रेशियो आता है 25% 3000 से आउट, और
डिस्चार्ज होते हैं 2675 अप्रोक्सीमेटली। और नेवी में जो है 3500 इंक्लूडिंग फीमेल मैंने लगा रखा, तीनों सेनाओं की लगा रखी है। और 25% जो है इसमें सिलेक्शन रेशियो है, तो 750 का रेशियो बैठता है। और 2250 जो है रेशियो जो है डिस्चार्ज हो जाएगा 75 के हिसाब से। टोटल सिलेक्शन जो है डिफेंस फोर्सेस में 11,625 का अप्रोक्सीमेटली रहेगा। और 35,000 सीधे सीधे जो है तीनों सेनाओं से बाय ऑर्डर डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो सरकार का कहना है कि हम 10% रिजर्वेशन देके, रिजर्वेशन देने वालों में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा पर बल, असम राइफल और एसएसएफ एक आता है, जिसमें वैकेंसीज ना के बराबर होती, क्योंकि इनकी ड्यूटी ऑल इंडिया नहीं रहती है। इनकी ड्यूटी केवल और केवल एमएचए के अंतर्गत होती है। इनकी रिक्रूटमेंट बहुत कम होती है। और एक आरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स। और इनमें अगर 10% रिजर्वेशन देखते हैं तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है 3,000 ये सिलेक्शन लेंगे। और इसमें जो है एसएसएफ का मुझे डाउट है कि वो 3,000 रिक्रूटमेंट एक साल में नहीं दे पाएगा। और टोटल अगर हम आरपीएफ की भी बात करें तो आरपीएफ की मैंने इसमें 3,000 ले रखा है। गारंटी नहीं है कि आरपीएफ की भर्ती, आरपीएफ का रिक्रूटमेंट हर साल होता है, कभी कभी निकलती है, कई सालों बाद भी निकलती है। आरपीएफ वैसे तो रेलवे की वैकेंसी कभी पता नहीं कब निकलती है, कुछ अता पता है नहीं, इस बार तो निकल रखी है। टोटल जो है 21,000 अप्रोक्सीमेटली बैठता है। 10% के हिसाब से अगर रेशियो निकालते हैं 21,000 को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। लेकिन इसमें भी बैलेंस 14,000 जो है अनएम्प्लॉय रह जाते हैं दोस्तों। इन बच्चों का भविष्य जो है, इन अग्निवीर जो डिस्चार्ज होंगे डिफेंस फोर्सेस से, इनका जो है अनएम्प्लॉय के कगार हैं 14,000 के। अब यहाँ पर मैं ये भी जोड़ देना चाहता हूँ, ये भी मैं बात करना चाहता हूँ कि जो अग्निवीर जब डिस्चार्ज होंगे ये कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होंगे। लोग राजनीति में अपना नेता तो बन जाएंगे, लेकिन जो अग्निवीर हैं ये राजनीति का शिकार हो जाएंगे। वो कैसे, हम बताते हैं दोस्तों। जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर इनको 10% रिजर्वेशन देने की तो बात कही गई। जहां जहां पर बीजेपी सत्ता में है वो कह रहे हैं कि हम अग्निवीर जब भी आएंगे उनको 10% आरक्षण देंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा? इसका कोई भी पुख्ता अभी कोई भी ऐसा लॉज, ऐसा रूल्स रेगुलेशन अभी नहीं बनाया गया। संसद में इसका कोई भी बिल पारित नहीं हुआ है। जब तक कि इसका कोई भी बिल पारित नहीं हो जाता तब पर इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। कह हम तभी सकते हैं जब अग्निवीर का फर्स्ट स्लॉट डिस्चार्ज हो जाएगा और वो रिक्रूटमेंट लेंगे, तभी हमको पता लगेगा कि इसमें किस किस को रिजर्वेशन मिल रहा है, तब की बात करेंगे। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। दोस्तों जहां मेरा ये कहना है कि जैसे नीट जैसे एग्जाम में जो है धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार श्रम पे चल रहा है, भविष्य का बच्चों का भविष्य जो है जीवन अधर में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई चल रही है। नीट जैसे एग्जाम में जहां डॉक्टर बनते हैं ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार करके डॉक्टर बनाने की उम्मीद हो रही है। जहां लेफ्ट घुटने का ऑपरेशन होना है वहां राइट घुटने का कल के दिन डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा। राइट घुटने का ऑपरेशन होना है तो लेफ्ट घुटने का ऑपरेशन कर देगा और उसके बाद बोलेगा आई एम सॉरी, मैंने घुटना का ऑपरेशन ही गलत कर दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार से डॉक्टर बन गया था। ऐसी धांधली करके वो डॉक्टर बना था। दोस्तों हम देश को कहां ले जा रहे हैं ऐसे भ्रष्टाचार करके। अब मैं बात करता हूं दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। जहां स्टेट गवर्नमेंट में पिछले हाल ही दिनों में देखा आपने, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी जैसे स्टेट में जो है भ्रष्टाचार चरम पर दिखा जाए, इंक्लूडिंग उत्तराखंड भी शामिल है उसमें। तो ऐसे भ्रष्टाचार सामने आते हैं। रिक्रूटमेंट जब भर्ती भी होती है, जो जॉब वैकेंसीज निकलती है उसमें धांधली होती है। और जब भी पेपर लीक हो जाता है उसमें स्टूडेंट को पता लग जाता है, जो और पेपर को करवाने वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं लगता है कि पेपर लीक हो रहा है। और बाद में पूछा जाता है बच्चों से कि भैया हमें सबूत, तो फिर हम उसके बाद कार्रवाई करेंगे। देखो दोस्तों पता नहीं किस लिए ये लोग नौकरी में बैठे हैं। हमारे टैक्स का ये लोग पैसा लेते हैं, सब कुछ टैक्स का पैसा लेते हैं, लेकिन 100% ये लोग ड्यूटी नहीं करते हैं।
क्योंकि ये लोग पकड़ना ही नहीं चाहते हैं जो भ्रष्टाचारी है जिसने पेपर लीक करवाया। एक स्टूडेंट से पूछा जाता है कि तुम हमें सबूत दो, हम उसके बाद जो है हम जो है इसको पकड़ेंगे जिसने पेपर लीक करा। ये सोचने वाली है बात दोस्तों कि एक पेपर लीक करने वाले को हम पकड़ नहीं पा रहे और हम कह रहे हैं कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि विदेशों में हमारा किस नाम से डंका बज रहा है। हम देश जो है हम बोल रहे हैं कि हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं और हम कह रहे हैं कि यहाँ पेपर लीक ही नहीं रोक पा रहे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक की लड़ाई चल रही है और पेपर लीक जैसे मुद्दे को हम रोक नहीं पा रहे हैं। और जो डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस कह लो या भर्ती प्रक्रिया जो लोग कराते हैं, वो भी पता नहीं कान में जूं रैंक क्या है इनके। और एक स्टूडेंट से पूछा जाता है कि तुम हमें सबूत दो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। ये पता नहीं किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे टैक्स से जो है इनको तनख्वाह मिलता है, लेकिन खाली कुर्सी तोड़ने के लिए शायद ये लोग तनख्वाह लेते हैं और ये कार्रवाई को करते नहीं। एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि हमें सबूत दो, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। दोस्तों ये सोचने वाली बात है। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अभी तक की ये थी जानकारी, जिस प्रकार से मैंने ये कैलकुलेशन कर रखा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, जरूर अपनी राय दें। अगर मेरे कहने से कोई गलती हो गई तो इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं उसको सुधार कर पाऊँ और रिसर्च करके आपको बता पाऊँ। ज़्यादा जानकारी के लिए YouTube पे सर्च करें देशभक्ति डायलॉग। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।